Welcome students. Today we are going to discuss about cell cycle and its checkpoint. As you all know that self reproduction is perhaps the most fundamental characteristics of cell as may be said for all living organism. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उसका सेल्फ रिप्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक टाइप का सेल्फ रिप्रोडक्शन है। किसका? सेल्स का। सो ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cells giving rise to two daughter cells on completion of each cycle of cell division. So what happened? The cells divide into two daughter cells, the parental cells divide into two daughter cells, then those two newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. सो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक सेल डिवाइड होगा दो डॉटर सेल्स में, वो दो डॉटर सेल्स फिर से डिवाइड होंगे चार डॉटर सेल्स में। तो इसी तरीके से वो डिवाइड होते होते अपना जो प्रोजेनी है, एक तो वो सेल का पॉपुलेशन वो भी इंक्रीज होगा और दूसरा उनका जो प्रोजेनी है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। तो जो डॉटर सेल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो दो सेल आर द एक्चुअल कॉपी या एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंटल सेल्स। ठीक है, सो अ सेल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अ सेल passes through from the time until it reproduce its replica. सो सेल साइकिल बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनिमल डेवलपमेंट में। सेल साइकिल की वजह से ही बहुत सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं, जैसे कि जाइगोट से प्रॉपर एम्ब्रियो बनना, उसमें भी सेल साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सेल साइकिल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनिमल डेवलपमेंट। तो अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे या एक यूकैरियोटिक सेल साइकिल की बात करेंगे, तो द यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेज। एक को बोलते हैं हम इंटरफेज और दूसरे को बोलते हैं हम एम फेज या माइटोसिस फेज। ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट एम फेज और we can say mitosis. So mitosis is the most dramatic stage of the cell cycle, corresponding to the separation of daughter chromosomes and usually ending with cell division. ठीक है, तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में जो सेल्स हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए थे, ठीक है, वो डिवाइड होंगे और फाइनली वो सेल्स एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इट्स वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे ह्यूमन सेल्स का जिसको हमने कल्चर किया है, तो वो हर 24 आवर्स के बाद डिवाइड होता है। तो उस 24 आवर्स में से जो एम फेज है वो 1 आवर में हो जाता है। ठीक है, तो एम फेज ऑकर्स इन 1 आवर, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। सो जो रिमेनिंग 23 आवर्स है, द सेल स्पेंड्स द रिमेनिंग आवर्स इन द इंटरफेस। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे तो दैट इज़ द 95% द सेल साइकिल इज स्पेंट इन इंटरफेस। जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि जो एम फेस है उसमें जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। तो वैसे ही इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में जो सेल्स है वो तैयार हो जाते हैं किसके लिए? एक तो माइटोसिस के लिए, दूसरा डीएनए सिंथेसिस के लिए, और उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डीएनए सॉरी आरएनए फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो इट्स अ प्रिपरेशन फेज फॉर माइटोसिस। तो जीव इंटरफेस में जो सेल है वो तैयार हो जाता है किसके लिए? डिवीजन के लिए। सो दिस इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री phases, that is the G1 phase, S phase and G2 phase. G means gap phase और growth phase. ठीक है, तो एक माइटोसिस से दूसरा माइटोसिस होने तक वो इंटरफेस में गुजारता है जो सेल। ठीक है, तो उस गुजारने के टाइम पे वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू आगे फॉरवर्ड होता है। दैट इज़ द G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। ठीक है, G1 फेज में ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल रहा है ग्रोथ फेज या गैप फेज। तो इसमें क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स वहाँ पे तैयार होते हैं, आरएनए तैयार होते हैं, वहाँ पे अमाइनो एसिड्स तैयार होते हैं जिससे बहुत सारे प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं।
ठीक है, और जो सेल का साइज है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद एस फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तो एस फेज में क्या होता है, जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है, या हम सिंपली बोलेंगे डीएनए डुप्लीकेशन। तो जब डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, न्यूली डॉटर सेल्स, तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों सेल्स में, ठीक है। इसलिए वहाँ पे एस फेज में क्रोमोसोम्स का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, या हम बोलेंगे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। उसके बाद G2 फेज़, तो इस फेज़ में भी क्या होता है, इस फेज़ में भी सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता है और वहाँ पे प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं ताकि वो प्रिपेयर हो सके, या जिसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल प्रिपरेशन, किसके लिए, अब सेल डिवीजन के लिए। तो अगर कोई सेल इंटरफेज में होगा तो उस सेल को इन 3 स्टेजेस में से पार होके जाना पड़ेगा ताकि वो एम फेज़ में पहुंच सके। देन एम फेज़ में उसका डिवीजन होगा। देन उसके बाद वहाँ पे जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। जब 2 डॉटर सेल्स वहाँ पे फॉर्म होंगे तो वो डॉटर सेल्स फिर से नेक्स्ट सेल साइकिल में एंटर भी हो सकते हैं, या तो वो जी नॉट फेज़ में, या जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूसेंट फेज़ में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो परमानेंटली जी नॉट फेज़ में चले जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट इट्स नॉट डिविजनली एक्टिव। तो वो सेल डिवीजन नहीं दिखाता है बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसमें प्रोटीन्स बनते हैं, उसमें जो भी उसका फंक्शन होगा वो परफॉर्म करता है, बट वो डिवाइड नहीं होता। जैसे कि जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, या जो कार्डियक सेल्स हैं, वो एक बार फॉर्म हुए तो हुए, उसके बाद फिर उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है उनमें सेल डिवीजन। कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो ओकेजनली डिवाइड होते हैं, मेनली वो जी नॉट फेस में रहते हैं या क्विसेंट फेस में रहते हैं, बट समटाइम्स दे एंटर्स इन द सेल डिवीजन। जैसे कि एग्जांपल है लिवर सेल्स, ठीक है। तो वो नॉर्मली क्विसेंट फेस में रहते हैं। अगर लिवर को कोई इंजरी हो गई तो उस टाइम पे कुछ एक्सटर्नल सिग्नल्स वहाँ पे वो रिसीव करते हैं, देन दैट सेल विल एंटर इनटू द सेल साइकिल, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एक ओकेजनल सेल्स, ठीक है, जो जिनमें परमानेंटली वो जी नॉट फेस में नहीं रहते हैं, वो कभी कभार सेल डिवाइड भी कर सकते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या कुछ ऐसे भी सेल्स प्रेजेंट है जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, जैसे कि आरबीसी सेल्स हैं, ठीक है, हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं। तो आरबीसी वहाँ पे फॉर्म होता रहेगा। या हम किसकी बात करेंगे, फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल्स है, उसकी बात करेंगे, तो वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो वो जी नॉट फेस में नहीं जाते हैं, वो क्विसेंट फेस में नहीं रहते हैं, और डायरेक्टली जब उन 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए तो वो फिर से सेल साइकिल में एंटर होते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जिसमें एम फेज भी है और इंटर फेज भी है। तो इंटर फेज में उन्होंने दिखाया हुआ है G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो इंटरफेस क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन अ टिपिकल ह्यूमन सेल, आउट ऑफ द 90th आवर इंटरफेस लास्ट फॉर 89 आवर, ठीक है। तो अगर एक सेल 90 आवर लेता है डिवाइड होने के लिए, तो उस 90 आवर में से 89 आवर जो सेल है वो गुजारता है किस में, इंटरफेस में। तो जो ह्यूमन सेल होगा या कोई भी सेल होगा, तो उसका जो मैक्सिमम टाइम है वो इस सेल साइकिल में कौन से फेज में गुजारता है, दैट इज़ द इंटरफेस। तो इंटरफेस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। तो द कैरेक्टर्स ऑफ इंटरफेस क्या है, इट इज़ द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल। रेस्टिंग रेफर्स टू द रेस्ट फ्रॉम डिवीजन, ठीक है, बट द सेल्स इन द इंटरफेस आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि वो सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं, बट उनमें जो मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस होगा या आरएनए सिंथेसिस होगा, वो सब उसमें हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डिविजनली दे आर नॉट एक्टिव। तो हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है इस फेज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस फेज़ में एमआरएनए फॉर्म होते हैं, आरएनए फॉर्म होता है, ठीक है, सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, क्रोमोसोम्स डुप्लिकेट होते हैं, ठीक है, उनका डुप्लिकेशन होता है, और साथ साथ में जो सेंट्रियोल्स हैं उनका डुप्लिकेशन होता है ताकि वो एस्ट्रल रेस फॉर्म कर सके। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो टर्नओवर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ताकि वो सेल डिवीजन के लिए सेल को हेल्प करे, ठीक है। सो हम सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं, तो इंटरफेज इज ए प्रिपरेटरी फेज फॉर सेल डिवीजन।
तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस, दैट इज़ द G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो हम एक स्टेजेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले G1 फेज। तो G1 फेज क्या है? इट इज़ द पोस्ट माइटोटिक फेज। ठीक है, माइटोसिस के बाद जैसे ही सेल डिवाइड होगा दो डॉटर सेल्स में, तो वो डॉटर सेल्स फिर एंटर होंगे इस G1 फेज में। सो द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स एंटर्स इन द G1 फेज। और इस फेज में क्या होता है? इस फेज में जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए? मेनली सेल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए या डीएनए सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इस फेज में सिंथेसिस ऑफ आरएनए होता है या प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इस फेज में जिसको हम क्या बोलेंगे? G1 फेज या ग्रोथ फर्स्ट फेज। तो इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ताकि जो साइटोसोल का अमाउंट है सेल में वो इंक्रीज़ हो सके। तो ऑब्वियसली बात है, जब साइटोसोल का अमाउंट बढ़ जाएगा तो सेल का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एस फेज। तो एस फेज में क्या होता है? एस फेज में मेनली जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन होता है, या हम सिंपली बोल सकते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो जो क्रोमोसोम्स है उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। डुप्लीकेशन मीन्स फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, डिप्लॉयड, तो वो 46 से बढ़ के 92 हो जाएगा, ताकि जब सेल डिवाइड होगा एम फेज में, सेल का डिवीजन होगा, तो वो दोनों डॉटर सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट हो सके। ठीक है, इसीलिए इस फेज में क्या होता है? इस फेज में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। देन उसके बाद थर्ड है, दैट इज़ द G2 फेज या ग्रोथ 2 फेज या गैप 2 फेज। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री माइटोटिक गैप फेज, क्योंकि इस फेज के बाद जो सेल है वो माइटोटिक फेज में चला जाएगा। ठीक है, देन इस फेज में भी क्या होता है? आरएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और साथ साथ में जो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं लाइक सेंट्रियोल्स, उनका भी फॉर्मेशन इसमें होता है। एंड जो सेल है वो अपने आप को तैयार करता है किसके लिए? एम फेज के लिए, या जो सेल डिवीजन फेज है उसके लिए वो अपने आप को तैयार करता है। तो इन 3 फेजेस के थ्रू पास होने के बाद फाइनली जो हमारा सेल है वो एंटर होगा किसमें? एम फेज में। तो ये जो 3 फेज है दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरफेज। तो जो मैक्सिमम टाइम है हमारा सेल इन 3 फेज में गुजारता है। अब जो हमारा सेल्स है वो एंटर होगा किसमें? एम फेज में। तो एम फेज में वो सेल डिवाइड होगा किसमें? 2 डॉटर सेल्स में। देन उसके बाद वो डॉटर सेल्स फिर से एंटर होगा किसमें? G1 फेज में। सो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इनटू 2 सेपरेट एंड इक्वल न्यूक्लियाई। तो माइटोसिस में क्या होता है? जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में, अब वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम 2 डॉटर सेल्स में सेपरेट होंगे या इनहेरिट होंगे। ठीक है, सो दिस फेज हैज़ ए शॉर्ट ड्यूरेशन। जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर 24 आवर होगा एक सेल डिवाइड, तो उसमें से जो 1 आवर है वो एम फेज लेता है। ठीक है, जो हमारा सेल 1 आवर एम फेज में गुजारता है, तो एम 1 आवर में जो एम फेज है वो कंप्लीट हो जाता है। देन तो जो ये एम फेज है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 सब फेजेस में। एक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस इज ऑल्सो नोन एज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जहाँ पे क्या होता है? जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा। ठीक है, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द सेल। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, उसके बाद जो प्रॉपर सेल है वो डिवाइड होगा, या उसका साइटोप्लाज्म में वो डिवाइड होगा। तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो माइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 phases, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase। ठीक है, देन फाइनली आपका साइटोकाइनेसिस होता है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज इट इज़ द पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। देन उसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, देन उसके बाद वहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। देन द सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू
टू डॉटर सेल्स। तो हम अभी डायग्राम में देखेंगे कि जो ये डिफरेंट स्टेजेस है उसमें क्या होता है। तो इट्स जस्ट ए बेसिक टू अंडरस्टूड द सेल साइकिल। As we know that you have already studied the cell cycle in earlier classes, so we are not going that deep. तो अब जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन है ताकि हम जो सेल साइकिल रेप्लिकेशन ब्लॉक है या सेल साइकिल जो चेक पॉइंट्स है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दें, ठीक है। तो ये जो प्रोफेज है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसका डिसअपियरेंस हो जाता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। जो G2 फेज़ में डुप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स हैं उनका सेपरेशन होता है, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एस्ट्रल रे फॉर्मेशन या स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस है वो देखने को मिलता है हमको प्रोफेस में। देन उसके बाद मेटाफेस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे जमा हो जाते हैं। जो एस्ट्रल रेस है वो उनको इक्वेटोरियल प्लेट पे लेके आते हैं, या मेटाफेस प्लेट हम जिसको बोलेंगे वहाँ पे आ जाते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं। देन उसके बाद एनाफेस में जो इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम अलाइन हुए थे उनका सेपरेशन होता है, ठीक है, टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो जो हाफ क्रोमोसोम है वो एक पोल की तरफ चला जाता है और जो दूसरा हाफ क्रोमोसोम वहाँ पे बचा वो दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। तो भी वहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। अब जो चौथा फेज़ है कैरियोकाइनेसिस का, वो है टीलोफेज़ में जो न्यूक्लियस डिसअपियर हुए थे वो फिर से रीअपियर हो जाते हैं, और जो स्पिंडल फॉर्मेशन हुए थे वो स्पिंडल फिर से डिसअपियर हो जाता है, क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाता है। सो दिस इज़ द अपोजिट ऑफ प्रोफेज, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स के पास पहुंच चुके हैं, देन यहाँ से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है दो न्यूक्लियस में, वैसे ही साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा दोनों डॉटर सेल्स में, ठीक है। जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएंगे तो वहाँ पे हमको दो डॉटर सेल्स मिलेंगे, ठीक है, फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल। तो यहाँ पे एम फेज़ ख़त्म होता है। अब उसके बाद उस डॉटर सेल्स की मर्ज़ी है कि वो फिर से सेल साइकिल में एंटर, या वो जी नॉट फेज़ में रहे या क्विसेंट फेज़ में रहे। तो वो डिपेंड करता है कि वो सेल कौन सा है। तो ये सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो वेरी करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स में, ठीक है। जैसे कि हम एक इन विट्रो ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो वो 24 आवर में डिवाइड होता है, और G1 फेज़ रहता है कम से कम 11 आवर्स के लिए, एस फेज़ रहता है 8 आवर्स के लिए, G2 फेज़ रहता है 4 आवर्स के लिए, और एम फेज़ कम से कम 1 आवर्स के लिए रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो सेल किस टाइप का है और कौन से एनिमल का सेल है। तो डिफरेंट एनिमल्स में सेल साइकिल का ड्यूरेशन डिफरेंट रहता है। तो अगर हम यीस्ट की बात करेंगे तो 90 मिनट्स में उसका पूरा सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करेंगे तो उसमें सेल साइकिल बहुत ही फास्ट होता है, सेल रैपिडली डिवाइड करता है, क्योंकि वहाँ पे सेल साइकिल के दो फेजेस एब्सेंट रहते हैं। मेनली जो G1 और G2 फेज़ है वो एम्ब्रियोनिक सेल में या जाइगोट सेल में वो एब्सेंट रहता है, ठीक है, कुछ स्टेज तक, जैसे कि 16 सेल स्टेज या मोरुला या ब्लास्टुला। तो वहाँ तक वो उस सेल्स में या उस सेल डिवीजन में वो एब्सेंट रहता है ताकि वो रैपिड सेल डिवीजन हो सके। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है थोड़ा सा एम्ब्रियोनिक सेल और जो एडल्ट सेल है उसमें। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जीवन फेज़ में एक पॉइंट रहता है जिसको हम स्टार्ट पॉइंट भी बोलते हैं और रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट हम मेनली बोलते हैं यीस्ट सेल के केस में हम इसको स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं, और एनिमल सेल के केस में हम इसको रिस्ट्रिक्शन साइट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो इस ये जो साइट है वो डिसाइड करता है कि सेल साइकिल में एंटर करेगा कि नहीं करेगा।
तो स्टार्ट पॉइंट एक गेट का काम करता है जहाँ से किसी सेल को एंट्री मिलती है सेल साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। तो आप ये चीज़ नोट डाउन कर लो, स्टार्ट पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो स्टार्ट पॉइंट से वो सेल G1 को कंप्लीट करके इस फेस में कैसे एंटर होता है। तो अगर यीस्ट को न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा इन्वायरमेंट में या उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रेजेंट होगा तो वो एक उसके लिए सिग्नल की तरह काम करता है ताकि वो उस स्टार्ट पॉइंट से आगे जा सके। अगर उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं है या फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो वो उस स्टार्ट पॉइंट से आगे नहीं जा पाएगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स है या फेवरेबल इन्वायरमेंट है वो उसके लिए एक टिकट की तरह काम करता है या एंट्री पास की तरह काम करता है ताकि वो उस स्टार्ट पॉइंट से आगे जा सके और अपना जो सेल डिवीज़न है वो कंप्लीट कर सके। और अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो या हायर एनिमल्स की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बात करेंगे तो वो उनके जीवन फेज़ में रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट रहता है। तो वो रिस्ट्रिक्शन साइट से आगे कैसे जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ सिग्नल्स आते हैं। वो सिग्नल मिलते ही फिर वो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट से या रिस्ट्रिक्शन साइट से आगे बढ़ पाते हैं और अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर पाते हैं। तो वो जो सिग्नल्स वो रहते हैं मेनली ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर से या फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर से। तो वो जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो टिकट या एंट्री पास की तरह काम करता है ताकि वो इस रिस्ट्रिक्शन साइट से आगे जा सके और अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेल साइकिल है वो रुक जाता है। तो इससे अगर आगे जाना होगा तो उनको या तो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए या तो वहाँ पे जो सिग्नल्स है वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो इस सिग्नल से या इस एंट्री पॉइंट से आगे जा सके और सेल साइकिल कंप्लीट कर सके। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करो, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था सेल साइकिल का। बिफोर जो दूसरे टॉपिक से वो स्टार्ट करने से पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि जो सेल साइकिल है इट्स डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, इंटरफेस और एम फेज। तो इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो G1 फेज इज द ग्रोथ वन फेज या गैप फर्स्ट फेज, एस फेज इज द सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज इज द ग्रोथ सेकंड फेज। तो G1 फेज में हमने देखा प्रोटीन फॉर्म हो रहे थे, RNA फॉर्म हो रहे थे, सेल का साइज बढ़ रहा था, वो तैयार हो रहा था किसके लिए, माइटोसिस के लिए। और इसमें वो प्रोटीन्स बनते हैं जो DNA सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि DNA पॉलीमरेज है और दूसरे प्राइमेस है। ये कुछ एंजाइम्स है जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, DNA सिंथेसिस के लिए। देन उसके बाद एस फेज में DNA सिंथेसिस होता है, जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट होता है और वहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि 46 क्रोमोसोम होगा अगर ह्यूमन की बात करेंगे डिप्लॉयड, तो वो 96 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। देन उसके बाद है G2 फेज़ में फिर से सेल का ग्रोथ होता है। अब इसको हम प्री माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं। अब इट्स द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ फॉर माइटोसिस, ठीक है, या सेल डिवीजन। तो इसमें और सेल का साइज बढ़ता है, RNAs फॉर्म होते हैं, प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एम फेज़ के लिए या माइटोसिस के लिए चाहिए, तो वो सब इस G2 फेज़ में फॉर्म होता है। देन उसके बाद फाइनली दैट इज़ द एम फेज़, ठीक है। तो एम फेज़ में सेल एक्चुअल में डिवाइड होता है, वहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियर डिसअपीयरेंस होता है, देन क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, देन उसके बाद फिर से न्यूक्लियस अपीयर हो जाता है। तो इन शॉर्ट वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भी होता है और साइटोकाइनेसिस भी होता है और फाइनली जो पेरेंट सेल हैं वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वो जो टू डॉटर सेल्स वहाँ पे फॉर्म हुए वो फिर से G1 फेज में एंटर होंगे। तो अगर वो सेल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेल है। अगर फॉर एग्जांपल नर्व सेल होगा तो वो G0 फेज में चला जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सेल है, तो उसके हिसाब से वो अगर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल होगा तो वो फिर से G1 फेज में एंटर होगा, देन वो फिर से डिवाइड होगा और वो सेल साइकिल कंटिन्यू करेगा और दो डॉटर सेल्स फिल्स वहाँ पे फॉर्म होंगे और अपने प्रोजेनी को वो आगे बढ़ाएगा और इसी तरह प्रोलिफरेशन होता रहेगा सेल्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स है जो इस सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, कौन से फैक्टर्स है जो उसको G1 फेज में रखता है और G1 फेज उसको G2 में पहुंचाता है, फिर G2 से S में पहुंचाता है या M में पहुंचाता है। तो वहाँ पे कुछ रेगुलेटर्स हैं जो
इस सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट इज़ द, तो वो रेगुलेटर कौन से मेनली, वो है साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।